नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक मेहता। देश में ऐसे संपादक रहे जो कालका से लेकर हावड़ा तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक, जाने माने संपादक लेखक हरिजय सिंह। आज हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत से पहले देखें उनकी एक पृष्ठभूमि। कराची में जन्मे हरिजय सिंह ने कच्ची उम्र में ही जमीन से बिछड़ने का दर्द, गरीबी और संघर्ष देखा। इन अनुभवों ने उन्हें न केवल परिपक्व किया बल्कि उनके व्यक्तित्व को संवेदनशीलता दी, जो आगे जाकर उनकी पत्रकारिता और संपादकीय में देखने को मिलती है। पढ़ाई कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय से हुई और पत्रकारिता की शुरुआत आनंद बाजार पत्रिका से। इसी ग्रुप में काम करते हुए उन्हें विदेश जाने का मौका मिला। वहां जाकर उन्हें एहसास हुआ कि हम भारतीयों को सामाजिक और आर्थिक स्तर पर कितना ज्यादा काम करना है। 1967 में हरिजय सिंह ने ट्रिब्यून ज्वाइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने नेशनल हेराल्ड, द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में भी काम किया। बाद में उन्होंने एक बार फिर ट्रिब्यून ज्वाइन किया और इस बार एडिटर एंड चीफ के पद पर। ट्रिब्यून 125 साल से ज़्यादा पुराना अखबार है और ट्रिब्यून का अपना एक ट्रेडिशन रहा है। लेकिन जब हरिजय सिंह जब थे वहाँ पे, तो उन्होंने जिस तरह का काम किया, जिस तरह का वातावरण वहाँ के अपने संपादकीय सहयोगियों को दिया, वो अपने में अद्भुत था। One of the things, of course, was also his ability to carry conversation with ease and put you at ease. There were times when we had difficult decisions to take in terms of a copy or a decision which I needed to, and I was a little confused. He gave us the liberty to pick up the phone. हरिजय सिंह ने देश और दुनिया के कई अहम मुद्दों से लेकर राजनीतिक और समाज पर कई किताबें लिखी। इनमें प्रमुख हैं नो माय लॉर्ड, अ विंडो ऑफ इंडियाज रियल पॉलिटिक, कश्मीर, अ टेल ऑफ शेम, इंडिया बिटवीन ड्रीम एंड रियलिटी, द इंडियन पैराडॉक्स, इंडिया आफ्टर इंदिरा, इंडिया एंड द नॉन अलाइन्ड वर्ल्ड। हरिजय सिंह 2002 से 2004 तक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे। हरिजय सिंह जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आपको वर्षों से हम लोग देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, और देश में कई भाषाओं के लोग भी आपको पढ़ते रहे हैं। जी हाँ। तो मुझे लगता है कि उस पृष्ठभूमि के बारे में बताएं कि आपने चूँकि आनंद बाजार पत्रिका से शुरू किया, जिसको हम कहते हैं कि हावड़ा से कलकत्ता या उसके बाद कालका, अम्बाला जी। तो किस तरह से आप पत्रकारिता में कैसे उस समय आ गए, जो शीर्ष पर पहुंचने से पहले एक ऐसा संघर्ष का काल होता है, युवा काल खास करके? देखिए, ये एक अजीबोगरीब कहानी है। पार्टीशन के बाद कलकत्ता आना एक संघर्ष का सबूत था काफ़ी। और कलकत्ता का मतलब है कि आप संघर्षमय जीवन बिताएं और उससे सबक लें, और यही एक हमारा जीवन रहा है, संघर्षमय। देखिए, एक कलकत्ते में आप भद्र लोगों के बीच में रह के ना, वो आपको ज़िंदगी की सेंसिटिविटी सी ला देता है। तो उसके आधार पर ही हमने ये सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, और मैंने इंटर साइंस स्कॉटिश कॉलेज में की। और लेकिन एक लास्ट सीट जो थी उस पर टाई हो गई। हमने एक ज़िंदगी में परिवर्तन लाया। साइंस से मैं आर्ट्स में चला गया, और आर्ट्स सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में। और ये एक देखिए अजीब ज़िंदगी का क्या है, उस पहला सबक हमने जो सीखा, जो मैं ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं बन सका। और उन दिनों सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में सेंटिनरी सेलिब्रेशन थी, और एक मुझे उपेंद्र अश्क का एक पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, उसमें डॉक्टर का रोल मिला मुझे। देखिए, ज़िंदगी में नहीं बन सका, लेकिन स्टेज में डॉक्टर का हमें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। ये जो जर्नलिज्म का जो चैलेंज है कि एक डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर्स में, और जर्नलिज्म के जो इथिक्स हैं, ओनर्स के हैं, ट्रस्ट के हैं, उसमें आपको कैसे हर जगह कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि भाई एक बड़ा चैलेंज है। तो किस तरह के चैलेंज आपको लगे? देखिए, वो ज़िंदगी का क्या जिसमें चैलेंज नहीं हो। और हम लोग का प्रोफेशन ऐसा है कि हम भी थ्राइव ऑन चैलेंजेस। अहमदाबाद की चैलेंज एक अलग सी थी, ट्रिब्यून के एडिटर की चैलेंज एक अलग सी थी। मैंने
11 साल एज असिस्टेंट एडिटर ट्रिब्यून में काम किया जी। ये अहमदाबाद का जो है ना चैलेंज था कि एक सिख यूनिट थी अहमदाबाद में, रामनाथ गोयनकर ने कहा कि सिख यूनिट और उसको आपने रिवाइव करना है। और उसमें क्या है कि हमने एक अपने को प्रोएक्टिव एडिटर के ढांचे में डाला, प्रोएक्टिव नारेबाजी में नहीं, काम में। अब जैसे मैं सबसे ये था कि कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आई यूज्ड टू गो अक्रॉस, मीट द डिस्ट्रीब्यूटर्स। और इसके प्रोसेस में क्या है, जो अब ये हम लोग सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की बातें हैं, हमने एक कम्युनल राइट्स बड़ी नज़दीकी से देखे। खाम की जो माधव सिंह सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे, उनका काम हमने नज़दीकी से देखा है। और ये कैसे काम और कम्युनल राइट्स क्यों होते हैं, ये डिफरेंट प्लेसेस में जाके एक एहसास करना, एक उसको समझना कि भाई किस तरह से एक मिली भगत रहती है। जो देखिए प्रोहिबिशन अभी भी नहीं है, उन दिनों में नहीं था, लेकिन लीकर माफिया वाज स्ट्रॉन्ग और उनकी मिली भगत थी, द पावर्स दैट बी, पुलिस वगैरह, वो सारा कुछ ये। तो इससे ये जो एक सिचुएशन है, और तो इसमें एक जड़ तक पहुंचने की आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब आप लोगों के पास जाते हैं। आप चूँकि बम्बई में रहे तो आपको उस तरह के बने अंबानी से मिलने का या लड़ने का या किस तरह के ऐसे मौके आए, चूँकि लोग सब उसको चर्चा करते हैं, आज भी उस चर्चा होती है बिग कारपोरेट हाउस, जबकि तब उनका कोई मैंने न्यूज़पेपर भी नहीं था। आई डोंट नो, ये कहानी एक सुनी सुनाई कहानी है, तो मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में मैं नहीं कह सकता। एक मजाक में रामनाथ गोयनकर ने, लोग कहते हैं कि कहा कि भाई तुम सबको साड़ियाँ देते हो, तो मुझे तो कभी तुमने साड़ियाँ नहीं भेजी है हमारी गर्लफ्रेंड के लिए। तो हाँ, तो ये धीरूभाई अंबानी एक श्रूड बिजनेसमैन था, ये था, उसने 2 पेटियाँ साड़ियाँ नेक्स्ट डे भिजवा दी रामनाथ गोयनकर का, और किसी को कह दिया कि भाई ये तो 2 पेटियों साड़ी से रामनाथ जी मैनेज हो गए। ये उस आदमी ने राम ये कहता है। तो आपने अभी बम्बई की बात हम लोग कर रहे थे, तो आपका मैंने एक आध कोई पिक्चर भी फोटो देखा जिसमें देवानंद के साथ भी आप, तो बम्बई में कुछ फिल्म वालों के साथ भी आपका कुछ रिश्ता रहा है, मतलब उनके साथ जिसको कहना चाहिए, या आपके पसंदीदा ऐसे फिल्म के लोग रहे हो? नहीं, ये देवानंद के साथ है कि वो थिंकिंग इंटेलिजेंट आदमी है था, हमेशा एक उससे कुछ आपका उससे बातचीत? नहीं, बातचीत होती हमारे इनफॉर्मली। हम एक उनके पास एक साउथ बॉम्बे में एक रूम होता था, हम 1-2 बार वहाँ पर ही मिले हैं। तो ये इम्प्रेस। और देखिए जो लोगों का गलत एहसास है कि जो फिल्मों में सीन देखते हैं कि भाई वो तो पियक्कड़ है, वो अपना, तो वो सीन आपने कितने गाने सुने तो आपने, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ पानी पीता था, शराब नहीं पीता था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है कि आपने एक्सप्रेस में भी काम किया, अंबानी के अखबार में भी काम किया, और एक्सप्रेस के जिसको कहना चाहिए कांग्रेस की भी बहुत आलोचक थी, नेशनल हेराल्ड के भी आप संपादक रहे, ट्रिब्यून तो चलो ट्रस्ट है उसको आप नहीं कह सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे के बड़े विरोधी जैसे कहना चाहिए कि आलोचक, उनमें काम करने का कैसे आपको अवसर मिल गए? वरना उनको नहीं होता था भाई। नेशनल हेराल्ड में आप एक्सप्रेस के आदमी को नेशनल हेराल्ड ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया? एक प्रोफेशनली अगर आप अपने कॉम्पिटेंट हैं, रेपुटेशन है कि आप अपना यू नो योर जॉब, और आप इसे तो देखिए अच्छे लोग, आपको भी एहसास है, आपने भी कितने न्यूज़पेपर इसमें काम किया है, तो अच्छे लोग को सब जगह जरूरत पड़ती है। तो नेशनल हेराल्ड में भी कोई प्रेशर नहीं, मैं बताऊं, नहीं देखिए, इट इज़ वेरी, मेरा जो है नेशनल हेराल्ड बहुत ही एक अहम 3 साल का था मैं, और ये नेशनल हेराल्ड में मैंने भी बहुत कुछ सीखा। राजीव गांधी को जीन्स से कुर्ते पैजामे में ट्रांसफॉर्म क्लोजली देखा, और इसमें मैं लुकिंग बैक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नेशनल हेराल्ड, ये आपके राजीव गांधी बहुत ही चार्मिंग पर्सन थे, और उनके साथ तालमेल एक इंस्टेंट होता था।
जब मैं पहली बार मिला उनके घर पे, तो मैं तैयार था क्वेश्चनेयर के साथ कि भाई अगर हम इंटरव्यू, तो उन्होंने एक देखा, बोला ये फ्रेंडली क्वेश्चन तो नहीं है कि तो मैं हंस पड़ा। हमने कहा कि चलिए, कहता है हम अगली बार देख लेंगे, तो उसने टाल दिया। ऐसे था। हम इसके बाद फिर मैंने देखा कि एक ही वाक्य हर गांव में बोल रहा है और एक ही बात कह रहा है कि कहता है कि जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक ही तरह। तो आई बस देखिए, जर्नलिस्ट क्या है, क्यूरियस होता है। तो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि भाई ये सारा कंप्यूटराइज, उसने काफ़ी प्रैक्टिस की है, मेहनत की है और ही वॉज फिट। लेकिन आपने नेशनल हेराल्ड में तो कई क्रिटिकल पीस भी लिखे दिए। या मैंने बिहार प्रेस के खिलाफ, बिहार प्रेस के लिए जब इंदिरा गांधी से उसको शी हैज फ्लोटेड, और उसको इस पर लिखा, लेकिन शारदा प्रसाद थे, वो कन्वे कर सकते थे डिस्प्लेजर। लेकिन एक इस इंस्टीट्यूशन की बड़ी गरिमा एक थी कि जो जवाहरलाल नेहरू ने एक लिबरल ट्रेडिशन ये थी, और मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी भी वो फॉलो कर रही थी। इंदिरा जी से आपने इंटरव्यू भी तो किया था। फिर इसमें मैं भी वही बता रहा हूँ कि इंडिया एंड अनलाइन बर्ड जो किताब हमने, उसमें इंदिरा गांधी की इंटरव्यू भी है, जो कि नेशनल हेराल्ड में भी ये छपी थी। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली किताब इंदिरा गांधी ने अपने घर पे रिलीज़ की थी। लेकिन हमसे प्रोफेशनली गलती हो गई कि मैंने उस फंक्शन में यशपाल कपूर को नहीं बुलाया, तो उसकी हमें प्राइज़ देनी पड़ी। वो अलग बात है। ये मैं किस्सा सुनाऊंगा कि दी पैटर्न ऑफ फंडिंग उन दिनों और इन दिनों, आज के 1 तारीख में, उस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा हूँ कि वो अपने सेक्रेटरी को बुलाया, मैं घर पे ही बैठा था। वो बतरा, वो एनो 2 बोरियां दे दो। मैं उस वक्त चुप था। मैंने कहा, यशपाल जी, आप क्या अनाज का भी काम करते हो कि बोरियां किसको, कणक है कि दाल, क्या बेच रहे हो? तो वो पठान था और खूब हंसा। कहता है कि मैं बाद में समझाऊंगा। तो बाद में तो मालूम पड़ा हमें कि वो जो पॉलिटिकल फंडिंग जो होती थी वो हैंडल करते थे उन दोनों। तो अब किसी काम के लिए किसी को 2 बोरियां देना है, यानी पैसों से भर के, उसमें लाख हैं, 2 लाख है, तो वो पैकेट, वो 2 बोरियां होगी, तो वो नहीं, वो बोरियों में ही रखा जाता था। 45 मिनट्स ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझसे बातचीत की। फ्री मूवमेंट हो, एंट्री परमिट, एग्जिट परमिट टू बिगिन विद। बाद में जब ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो ये भी ख़त्म कर दिया कि एग्जिट परमिट और हरि जयसिंह संपादकों की उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने जमीनी हकीकत को देखा ही नहीं बल्कि उन्हें महसूस भी किया। विभाजन के बाद कराची से कोलकाता तक के सफर में उन्होंने शरणार्थी कैंपों से लेकर छोटे से कमरे में पूरे परिवार के साथ गुजारा किया। जाहिर है उनकी कलम ने इंसानी दर्द बयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह है कि ट्रिब्यून में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने मेरिट लिस्टेड छात्रा के मुख्यमंत्री के लिखे पत्र को फ्रंट पेज पर जगह दी। ये छात्रा रिश्वत नहीं दे सकती थी, जिसकी वजह से उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने आम आदमी की समस्या का बखान करते हुए सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया और हाँ, जब कभी भी मौका मिला उन्होंने आम को खास भी बनाया। उनकी कार्य पद्धति बड़ी सहज और सरल थी। कभी भी तनाव का वातावरण ना न्यूज़ रूम में रहता था, ना एडिटोरियल मीटिंग में रहता था। जटिल से जटिल मुद्दा आता था, बहस होती थी, एडिटर की लाइन वो कभी नहीं देते थे। पहले वो जानना चाहते थे कि उनके और एडिटोरियल कॉलीग्स उस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, फिर वो बीच का रास्ता निकालते थे, द गोल्डन पाथ, द मिडल पाथ। One of the biggest motivators was to ensure that I would not let down Mr. Hari Jai Singh on any story which any of the frontline national dailies would be having. So that was the kind of confidence he gave in you, and that is probably one of the reasons why as I went along in my career I learned those early lessons from him.
चंडीगढ़ रॉक गार्डन के रचयिता श्री नेकचंद का दुनिया से परिचय हरिजय सिंह ने ही कराया। आज भी उनके घर के गार्डन में नेकचंद की बनाई कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। हरिजय सिंह के लिए उनका पाठक सर्वोपरि रहा। यही वजह थी कि जब वो गुजरात में कार्यरत थे, उन्होंने सुबह सुबह जाकर हॉकर्स के जरिए जनता की पसंद जाननी चाहिए। अंग्रेजी में कहें तो हरिजय सिंह हैड द करेज टू कॉल अ स्पेड, यानी जो सच है वो सच है। सच में उनका विश्वास ही था कि वो न्यायपालिका की आलोचना करने से भी नहीं चूके। उन्होंने नो माय लॉर्ड सीरीज में जजों के फैसले पर उंगली उठाई। ऐसा नहीं था कि उनके राजनेताओं, कारोबारियों या अभिनेताओं के साथ व्यक्तिगत रिश्ते नहीं थे। उन्होंने इंदिरा गांधी से लेकर इंद्र कुमार गुजराल और देवानंद से लेकर धीरू भाई अंबानी तक को काफी नजदीक से जाना और कुछ से तो दोस्ती भी की। लेकिन इस दोस्ती ने कभी भी उनकी ऑब्जेक्टिविटी यानी तटस्थता को प्रभावित नहीं किया। वो आज भी एक मैगजीन पावर पॉलिटिक्स निकालते हैं और ज्वलंत विषयों पर अपना ब्लॉग लिखते हैं। आप हरिजय सिंह से असहमत तो हो सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। राजसभा टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने संपादक लेखक हरिजय सिंह जी से। जब आपने जुडिशरी को लेकर के, आमतौर पर हम लोगों के प्रोफेशन में रहा है और पार्लियामेंट, असेंबली और जुडिशरी पर तो खास करके लिखना बड़ा कठिन है, और सिटिंग जजेस के बारे में भी आपने पहले पेज पर टिप्पणियां लिखी, तो वो कैसे संभव हुआ? और उस समय आपको कोई ये चिंता नहीं हुई कि भाई ये तो जेल भेज देंगे सीधे, जज तो सीधे कंटेम्प्ट में जेल भेज सकते हैं? ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की हम लोग स्टोरी चाहते थे, जो स्कैम था कि तो इसमें जैसे यापम में बड़े स्केल पर आजकल हो रहा है, तो वो मिनी स्केल पर यापम था। यहाँ पर तो सभी तरह के लोग इन्वॉल्व थे यापम में, लेकिन यहाँ पर जुडिशरी के अपने बच्चे और कुछ जान पहचान के 8-10 इस तरह के थे, जो कि वो घर पे पेपर आता था, लिख के ले जाता था और इस तरह से के स्कैंडल था। मेरे पास भी उस तरह का काफ़ी ऑल द डॉक्यूमेंट्स वेयर देयर ट्रंक लोड। अच्छा, फिर क्योंकि जब ये मामला कोर्ट में था जब, तो उन्होंने ये इस पे रिपोर्टिंग पर भी उन्होंने वन मैन जज ने पाबंदी लगा दी। तो उसके खिलाफ आवाज़ थी कि नो माय लॉर्ड, ये आप ये नहीं कर सकते हो, ये मीडिया का मुंह नहीं बंद कर सकते हो, उनको आज़ादी जो फ्रीडम टू इन पब्लिक इंटरेस्ट जो लिखना है उसका ये सारा। और उसमें हमने कहा कि ये, और उसमें उसी में मैंने 3 जजेस का नाम लेके और देखिए उस वक्त ऐसा था कि ट्रिब्यून में 5 ट्रस्टीज़ होते हैं, उसमें 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस से, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उन्होंने भी एक ऑर्डिनरी रीडर की तरह पढ़ा, जजेस ने भी ऑर्डिनरी रीडर्स की तरह। और ज़िंदगी में क्या है वो एक बड़ी चैलेंज थी, एंड आई वाज एट पिनेकल ऑफ माई प्रोफेशनल करियर। और इतने फ़ोन कॉल फ्रॉम ऑल स्पेक्ट्रम, यानी एक जो संपादक एक ईमानदारी और सच्चाई के साथ जो बात कहता है कि लोग आपसे जुड़ जाते हैं। जैसे जजेस से टक्कर, ऐसे ही वहाँ जब आप रहे, चौटाला अपोजिशन में भी रहे लेकिन चीफ मिनिस्टर भी रहे, बादल, चौटाला, अमरिंदर सिंह, ऐसे नेताओं का वहाँ तो सब मानते हैं कि वो लोग एक तरह से रूल करते हैं। अपोजिशन जब मैं चौटाला था, अपोजिशन एज ए अपोजिशन लीडर, तो मुझे कभी कभी फ़ोन कर देता था, एडिटर साहब आपसे चाय पीने का आज दिल कर रहा है। मैंने कहा आ जाओ। मैं किसी भी चीफ मिनिस्टर अपोजिशन लीडर में घर नहीं जाता था, या ऑफिस में आएंगे या घर पे आज। ये मैंने एक अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच ली थी, क्योंकि जिस कुर्सी में बैठा हूँ वो देखिए उसकी जो ऊंचाई है, हमारे कालीनाथ राय बहुत से बड़े बड़े एडिटर ने बनाई है, हम उसकी ऊंचाई बढ़ाएं, उसको घटाएं नहीं। तो अपने को मैं उसी हिसाब से देखिए, जब चीफ मिनिस्टर बने तो मुझे नेक्स्ट डे ही फ़ोन किया कि एडिटर साहब कल आप मेरे यहाँ डिनर करें, आप डिनर के लिए आएँ।
मैंने कहा कि देखिए चौटाला साहब बहुत शुक्रिया इसके लिए, लेकिन मैं जहाँ तो अपनी बीवी के साथ डिनर करता हूँ, जहाँ जो ख़ास दोस्त होता है मैं उसके साथ डिनर करता हूँ, उसमें दोनों कैटेगरी में तो आप आते नहीं। तो फिर बोला कि लंच पर, मैंने कहा वही बात है, फिर ब्रेकफास्ट पर आ जाओ फिर। तो मैंने कहा कि देखिए मेरी एटीट्यूड ऐसा रहता है, जो मेरे ख़ास दुश्मन है मुझे ब्रेकफास्ट पर बुलाते हैं तो वो समझ गया कि भाई ये काबू आने वाला नहीं है। कहता है एडिटर साहब आप मुझे ही ब्रेकफास्ट पर बुला लें तो नेक्स्ट डे वो खुद आए, ब्रेकफास्ट के लिए घर पर आए थे। तो ये एक किस्सा। और दूसरा किस्सा एक, जब देखिए रुचिका मॉलेस्टेशन केस हम लोग रिपोर्ट करते थे, वो राठौड़ जो डीजीपी थे हरियाणा के पुलिस ऑफिसर, और वो बीवी के साथ लॉयर थी, बड़ी अच्छी नाइस। ये हमने एक बार सोचा कि भाई ये बात ऐसे नहीं बनेगी, तो मैंने फिर से एक फ्रंट एडिटोरियल लिखा, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ धर्मा मिस्टर चौटाला। मैंने कहा कि हरियाणा और ये कृष्ण की गीता की जन्मभूमि है कुरुक्षेत्र, और ये धर्म मैंने वो सब कहा कि भाई आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो राठौड़ जी को, तो ये पूरा फ्रंट। तो वो गई उसके, जब ये इसके बाद नेक्स्ट डे यूके शर्मा के बाद बोले कि भाई अब हमारा क्या, ये देखिए हरी जय सिंह ने तो रेशमी रुमाल में जूतियां मेरे सिर पर मारी है ये चौटाला बोलता उसको बोलते हैं। ट्रिब्यून जो है मनमोहन सिंह जी का भी बड़ा प्रिय अखबार रहा है। नहीं वो उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, ही इज ऑनेस्ट पर्सन और इकोनॉमिस्ट हैं, और मेरे साथ बड़ा अच्छा रेपो था उनके। हम एक बार जब उनका टाइम नहीं, तब बातचीत ऐसे जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो घर गए, 1 घंटा हम लोग साथ थे, चाय वाय पी। तो मैंने कहा कि देखिए आपकी गुडविल बहुत है, आप इमर्ज हो सकते हैं एज ए कंसेंसस प्राइम मिनिस्टर। तो कहता है कि हरी, मैं 2 बातें उन्होंने कही। कहती कि मेरा स्वास्थ्य, तब तक वो बाईपास सर्जरी करा चुके थे, स्वास्थ्य मेरा ये नहीं है। मैंने कहा जब स्वास्थ्य की बात है, कुर्सी ऐसी चीज़ है कि स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, एकदम सिकली पर्सन लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है कुर्सी का। कहते हैं कि फिर दूसरी जो बात कही थी कि आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ डर्टी पॉलिटिक्स। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी तो आपका इंटरेक्शन, और वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आई एडमायर। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी, जो ये था कि डिसीजन हुआ है कि मीडिया में भी फॉरेन डायरेक्ट, जो मैंने अपना फ्रेंकली स्पीकिंग कॉलम में इसका विरोध किया था। उन्होंने ये लंच टाइम में मुझे फ़ोन किया, तो कहता हरी आज मेरी भी ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा। हाँ, तो मैंने कहा कि आप ऐसा काम करोगे तो मैं क्या करूँगा, बाध्य हो रहा हूँ, जो चीज़ गलत है उसको मैं गलत कह रहा हूँ। तो काफ़ी लंबी चौड़ी बात होती रही, समझने की कोशिश की भाई क्यों गलत है, क्या हमने बताया। अच्छा देखिए ये कितना ग्रेसफुल था, मैं देखिए क्रेडिट नहीं क्लेम करता, लेकिन एक कंट्रास्ट सामने रखता है अटल बिहारी एज ए मैन हु वाज डिफरेंट। तो तो कहता है कि हरी फिर ये नहीं करना चाहिए हमें। मैंने कहा नहीं करना चाहिए, एंड आई एम प्राउड टू से ये फिर उसने रोक दिया था। वाजपेयी के संदर्भ में मुझे याद आया कि आप नवाज शरीफ से भी तो आप पहले व्यक्ति थे जो मिले, पहले जर्नलिस्ट जी। वो मैं जब मिला था फरवरी, उस वक्त ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे गुजरात। तो इंटरव्यू जो फॉर्मल होती है, 45 मिनट्स ऑफ द रिकॉर्ड ये मुझसे बातचीत की और कहा कि देखो मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कोट कर रहा हूँ एग्जैक्टली मैं बात। कहता है कि देखियो हमें यहाँ पर एनेसिन टेबलेट चाहिए, हम इंपोर्ट करते हैं सिंगापुर और दुबई से, और अक्रॉस द बॉर्डर चवन्नी मिलती है, और 10 रुपया हम लोग खर्च करें, 5 रुपया खर्च करें, कितनी शर्म की बात है।
तो इस तरह की बहुत सी बातें, और कहता है कि मैं तो वीज़ा सिस्टम के खिलाफ हूँ, फ्री मूवमेंट हो, एंट्री परमिट, एग्ज़िट परमिट टू बिगिन विद। बाद में जब ज़्यादा अपने का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगा तो ये भी ख़त्म कर दिया कि एग्ज़िट परमिट और परमिट। दैट इज़ पहली बार ये बात उन्होंने, देखिए 97 फरवरी की बात है। आई केम बैक वेरी इम्प्रेस, और उसने मुझे कहा कि जो भी बनते इनफॉर्मली बात की है, ये गुजराल को कन्वे करना। अजय जी, आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोलकाता की डबल डेकर जब सेंट्रल पार्क से होकर गुजरती थी तो उसकी सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठा एक नौजवान पार्क में उस जोड़े को देखता था जिसके बीच कुछ संवाद नहीं होता था और वो बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। उस जोड़े का तो पता नहीं, हाँ, वो नौजवान थे हरिजय सिंह। उस जोड़े ने ही हरिजय सिंह के लिए रोमांस को परिभाषित किया। हालांकि कॉलेज के दिनों में हरिजय सिंह भावनाओं को दबाकर नहीं रखते थे। उन्होंने कई नाटकों जैसे पर्दा उठता है पर्दा गिरता है और बिशप एंड स्टिक में अभिनय किया और कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से वो कॉलेज में काफी मशहूर हो गए थे, खासकर लड़कियों के बीच में, और वो उन्हें मिष्टी दोई के नाम से बुलाती थीं। लेकिन जब असली रोमांस की बात आई तो कोलकाता के लॉरेटो कॉन्वेंट में पढ़ने वाली नीना सबसे आगे निकल गईं और जोड़ा 6 दिसंबर 1970 को शादी के बंधन में बंध गया। हालांकि इस मस्ती में भी हरिजय सिंह से संवेदनशीलता का हाथ नहीं छूटा। उनकी दिली तमन्ना है कि वो पार्क स्ट्रीट के उस बच्चे की तस्वीर बनाएं जो चाट के फेंके गए जूठे पत्ते चाटकर पेट की भूख मिटाता था। इस संवेदनशीलता को उन्होंने जब पाथेर पंचाली और अपू ट्रायोलॉजी में देखा तो वो सत्यजीत रे के मुरीद हो गए। उनकी पसंदीदा कलाकार भी शर्मिला टैगोर हैं, जिन्हें उन्होंने पहली बार रे की फिल्म अपू शौंचार और देवी में देखा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वो देवानंद के फैन रहे। उनकी फिल्म हम दोनों और गाइड जयसिंह की पसंदीदा फिल्में हैं। संगीत की बात आती है तो वो आज भी सेमी क्लासिकल ही सुनना पसंद करते हैं। आएगा, आएगा। 70 के पड़ाव को पार कर चुके हरिजय सिंह आज भी नीली आंखों वाली एक लड़की की माया में बुरी तरह डूबे हुए हैं, और वो है उनकी 5 साल की पोती माया, जिसका जिक्र होते ही उनकी आंखों में बच्चों सी चमक आती है। दुआ है ये चमक हमेशा बरकरार रहे। मिलते हैं कलम गवाह के अगले अंक में। नमस्कार।